हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर हाजिर हूं आप लोगों के सामने यहां पे यकीन 5.0 लेक्चर नंबर 2 लेके। यहां पे हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर डिस्कस कर रहे थे। यही मैग्नेटिज्म एंड मैटर को आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ाएंगे। आज के इस सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेड सवाल, कुछ नई थ्योरी, कुछ नई चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर, बहुत ध्यान से हम लोगों को देखना है, बहुत अच्छे से समझना है और देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूं आज का ये लेक्चर। आज हम लोगों को क्या कवर करना है, सबसे पहले यहां हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे किसी बार मैग्नेट का, और इस बार मैग्नेट को रखेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड हम रखेंगे। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख के उसके ऑसिलेशन पे चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ से ये कैसे रिलेटेड है, इसका क्या गॉस लॉ है, बेसिकली गॉस लॉ किस तरीके से मैग्नेट के लिए डिफाइन किया जाता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ को डिफाइन करेंगे। देन विल डिस्कस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटाइजेशन। आई थिंक आज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटाइजेशन। ओके, क्लियर है। सो ये सब चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है आज के इस लेक्चर में। पर शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, वो है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग बिल्कुल डाइपोल की तरह भी देख सकते हो। अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, या फिर कोई बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल हमारी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो क्या कंसेप्ट होता है। मैं दोनों में ही ये डेरिवेशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराऊंगा, दोनों को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों ही टॉपिक साथ के साथ कवर करने चाहिए। दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम ध्यान से देखें, मान ले कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसीडर कर ली, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर ली। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने मान लिया इस तरीके से। और अगर मैं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मैग्नेटिक मोमेंट को यहां पे रख रहा हूं, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रख रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स है। तो यहां पे मैंने एक डाइपोल को रख दिया इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को किसी डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया। मान लेते हैं यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो एक डाइपोल मोमेंट को हमने इस तरीके से यहां पे रख दिया। आपको पता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। और इस डाइपोल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दूं इसके अंदर, थोड़ा सा पर्टर्बेशन, डिस्टर्बेंस, इसको थोड़ा सा हिलाऊं, अभी ये कैसे इक्विलिब्रियम में? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बता दो इसके पास इक्विलिब्रियम है भी या नहीं। फोर्सेस जीरो है ना, आप देख सकते हो ना। इस पे राइट साइड फोर्स लगेगा QE, इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल भी है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम से हटेगा, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसे? अरे भाई, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हो इस केस में आपका नेट फोर्स भी जीरो है। अभी तक आप देख सकते हो आपका नेट फोर्स भी जीरो है और रोटेट नहीं कर रहा, तो नेट टॉर्क भी जीरो है। तो ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे P और E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, थोड़ा सा हिलाते हो, मान लो आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, हल्का सा हिलाया डाइपोल को इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां ले गए, ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा यहां लेके चले गए, ये प्लस Q चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा यहां ले गए, तो ये ऑसिलेट करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। आई एम जस्ट गिविंग यू दोबारा से एक रिकैप, एक रिवीजन जो आपको चाहिए होता है, जो हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं दोबारा से। इस तरीके से हम लोगों को एक टॉर्क मिलेगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको फोर्स एक टॉर्क देगा क्लॉकवाइज, और अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। और यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगता था, इसी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे P क्रॉस E। इसी का फॉर्मूला हम पढ़ते थे P क्रॉस E, यानी कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता था वो PE साइन थीटा होता था। और क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए मैं एक माइनस साइन जरूर लगाऊंगा यहाँ। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क का नाम दे सकते हैं।
और रीस्टोरिंग टॉर्क में इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा, ये हो जाएगा मेरा माइनस पीई, और थीटा, थीटा कब लिख सकते हैं, जब ये छोटा एंगल है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है, स्मॉल एंगल के लिए, छोटे एंगल के लिए ये हम लोगों ने चूज कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको फिर से लिख दूं, तो यहां से मुझे मिल रहा है आई अल्फा किसके बराबर है, माइनस पीई थीटा के बराबर। तो यहां पे जो मेरा अल्फा होगा वो होगा माइनस पीई डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। ये जो इक्वेशन है ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, एसएचएम कहते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, जो आप बोलना चाहो, जहां पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ठीक है ना। थीटा क्या है, जितने एंगल से आपने इसको रोटेट कराया है। अल्फा है क्या, अगर देखा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी अल्फा को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और यहां से हमारा ओमेगा आ जाएगा कंपेयर करने से, तो मैं यहां लेफ्ट साइड में सब कुछ लिख देता हूं क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। तो डेरिवेशन हो गया, ओमेगा अगर आप कंपेयर करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे अंडर रूट पीई डिवाइडेड बाय क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से कंफ्यूज मत होना, आई क्या है यहाँ पे, करंट नहीं है, आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई अल्फा में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, ठीक है ना, रोटेशन में हम करते थे ना। और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 2 पाई, और यहां से आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय पी। सो आप खुद सोचो, यही सब चीज अब हम लोग किस में अप्लाई करने वाले हैं, मैग्नेट में। यही सब चीज किस पे अप्लाई करने वाले हैं, मैग्नेट पे। सिमिलैरिटी है ना मैग्नेट में इसके साथ, वहां पे बस फर्क क्या पड़ेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल रख दो। आप कोई लूप रख सकते हो, वो रोटेट करने लग जाएगा, या फिर आप कोई बार मैग्नेट रख सकते हो। मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं बार मैग्नेट के लिए। तो अगर मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैट की जगह अब हम मैग्नेटिज्म में आ रहे हैं। तो अगर हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करें तो मैं क्या करता हूं, यहां पे अपनी सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेता हूं। तो ये मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि सारी लाइन इक्वली स्पेस्ड है। तो यहां पे मेरी बी वेक्टर ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कहा कर सकते, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। सो इसमें क्या करते हैं, हम एक बार मैग्नेट रखते हैं। तो बिल्कुल यही जैसे यहां रखा है वैसे ही हम यहां भी बार मैग्नेट रख देते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो डाइपोल ही हो गया, बस ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड में। अरे बार मैग्नेट डाइपोल की तरह ही तो है। क्यों है सर, दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ और साउथ, उसकी वजह से दो पोल्स हो गए, तो डाइपोल कहलाता है वो। तो यानी कि यहाँ पे साउथ रख देते हैं, यहाँ नॉर्थ रख देते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, पर्टर्बेशन देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, इस तरीके से करेंगे, तो इस पे टॉर्क लगेगा। ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ पे फोर्स लगेगा आगे, यहाँ पे लगेगा पीछे। नेट फोर्स अभी भी 0 होगा, पर ये इसको रोटेट कराएगी इस तरीके से। आपने इसको घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, आपने घुमाया था इसको थीटा एंटी क्लॉकवाइज, पर ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। सेम वैसे ही, बस यहां पे जो टॉर्क की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m क्रॉस b, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो यहां टॉर्क को लिखा जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा। बाकी सब कुछ वैसे ही, थीटा स्मॉल लेंगे जैसे पहले लिया था। फाइनल आंसर लिखना अपने को, पूरी कलाकारी नहीं करनी है, फाइनल आंसर लिखना है भाई। जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा में, जल्दी से बोलो, मैंने पहले भी बताया था ना। जहां पे P है उसकी जगह आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहां पे E है उसकी जगह आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। और यानी कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो 2 पाई आई डिवाइडेड बाय एम बी, हम इस तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है ये फॉर्मूला। तो वो हमने मैग्नेट के लिए किया है, ये हम लोगों ने किसके लिए किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, एक जैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। ओमेगा का फॉर्मूला अगर आपको यहां पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको यहां पता है, तो वहां भी तो पता है ना। क्या करना है, पी को एम से रिलेट कर देना है।
यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इतना ही तो, यही तो करना है हम लोगों को। अच्छा, यहां पे देखो फाइनल रिजल्ट को मैंने दोबारा से लिखा है, आप दोबारा से आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मैंने फाइनल रिजल्ट को फिर से आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप अपने नोट्स बनाएं तो आपको ये याद भी हो जाए। यहां पे इसका फाइनल रिजल्ट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए। यहां से हम टाइम पीरियड अगर पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। जस्ट स्क्वायर करो बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर एंड सॉल्व, है ना, स्क्वायर करके सॉल्व कर दो अगर आप बोथ साइड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बेसिकली यहां से होगा टी स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम बी, तो बी का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप ये फॉर्मूला देख सकते हो 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। ओके, इसके बाद cutting a bar magnet of length L having moments of inertia I and magnetic moment M into n equal parts। यहां पे देखना बहुत ये क्रूशियल है, इसको मैं ना छोटा करके बताना चाह रहा हूं, शॉर्टकट करके बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली अगर हम सॉल्व कर पाए तो बहुत मजेदार चीज होगी। क्या कर रहा है, आपके पास एक मैग्नेट है, दिख रहा है आप लोगों को मैग्नेट, ये क्या है उसकी लेंथ, वैसे इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते थे पर मैंने कहा था हम इसको मैग्नेटिक लेंथ के आसपास ले लेते हैं। वैसे वो 5/6 टाइम्स होती है, पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, थे ना, अटेंड किया था ना, सुन रहे थे ना, सो तो नहीं रहे थे, गप्पे तो नहीं मार रहे थे, अगर नहीं मार रहे थे सुन रहे थे तो ये बात याद होगी। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं यही लेंथ होती है, यही मैग्नेटिक है, यही ज्योमेट्रिक है, ये एल दिया है, ये मैग्नेटिक चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, मतलब यहां पे होगा अपना साउथ पोल और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है ना, यहाँ पे होगा अपना साउथ पोल और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। हम इसको कितने पार्ट्स में कट कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे n इक्वल पार्ट्स, n कट्स नहीं लगाए हैं, कृपया ध्यान दीजिए, n कट्स नहीं लगाए हैं, n पार्ट्स में काटा है, मतलब n-1 कट लगाए होंगे। जितने कट लगाते हैं उससे ज्यादा पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट ज्यादा बनता है। तो अगर यहाँ पे n पार्ट्स बन रहे हैं तो n-1 कट्स आपने लगाए होंगे, तो यहां से हमारे n-1 कट्स लगे होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं हर मैग्नेट की जो लेंथ है वो 1/n टाइम्स हो जाएगी। अगर इसकी टोटल लंबाई l है तो यहाँ पे l/n, ये भी l/n, ये भी l/n, वो भी l/n, वो भी l/n, यानी कि सारी लेंथ l/n ही तो हो जाएंगी। तो सारे पार्ट्स को हमने इक्वल इक्वल छोटे 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 हिस्से किए, n पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा मुन्ना, जरा बताओ मुझे, क्या फर्क पड़ेगा, आप लोगों को याद होगा, l लेंथ को l/n से कट करने से सभी की लेंथ बदल जाएगी, तो सभी की जो न्यू लेंथ है वो l/n हो जाएगी, और सभी का मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल जाएगा ना, सभी का जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, m/n, है ना, ये मेरी न्यू लेंथ हो जाएगी। सभी की अगर नई लंबाई की बात करें, सभी की लेंथ बदल जाएगी, है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल जाएगा। सही है, नहीं सही सर, लेंथ बदलेगी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बदलेगा, ये गलत है सर, ये सही है, लेंथ बदलेगी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा सेम। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों सेम रहता था, याद है जब हम इसको यहाँ काटते थे, जितना पोल यहाँ पे है वैसे ही ऐसा जनरेट यहाँ हो जाता था, यानी कि मैग्नेटिक पोल जो है, पोल स्ट्रेंथ वो फर्क नहीं पड़ती थी, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगी। यहां पे सभी की पोल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, सेम। ठीक है ना, सभी की पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। याद रखें जब हम अलोंग द एक्सिस कट करते थे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होती थी, यहां पे नहीं हो रही है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ सभी की कैसी रहेगी, एक जैसी, बराबर। ठीक है, पर अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो आप क्या कहोगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम डिस्कस करें, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, वो तो होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच स्मॉलर पार्ट। ठीक है, हर एक छोटी मैग्नेट का क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पहले क्या माना था हमने, पहले जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m इंटू एल होगा, बट जो अब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट अब आएगा वो कितना आएगा, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना आ जाता था, आपको पता है m/n टाइम्स, है ना, ऑब्वियसली m/n टाइम्स आ जाता था। कैसे, ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, ये हम लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर है ना भैया, आप करके भी देख सकते हो, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये जो मैंने m' निकाला है उसके लिए मैंने m'(l' किया है, m' तो m ही है और l' मेरा l/n है, इसलिए ये है। ठीक है, ये मैंने करके भी दिखा दिया। और क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के बारे में बात करें, वो हमें निकालना है,
उसके लिए मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको देखो एक रॉड की तरह देख सकते हो, ये रोटेट कैसे कर रही होती है? जब हम लोग इसको रोटेट करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आप ध्यान से देखो इसको, जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे थे तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही थी, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ठीक है ना। तो यहां से जो रोटेशन था अबाउट सेंटर ऑफ मास था, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, COM के अबाउट रोटेट कर रही थी। यानी कि अगर आप इसको कुछ रॉड की तरह ले लो, मैग्नेट को रॉड की तरह कंसीडर कर लो, तो कुछ ml²/12 ऐसा ही कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा ना, है ना। कुछ इस तरीके से ही हम ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रॉड मान लो, ठीक है ना। बेसिकली रॉड ना भी मानो तो आप इतना याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, याद रखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप देख सकते हो, टोटल मास कितना होगा इसका, मान लेते हैं इसका जो टोटल मास था वो m0 था, ठीक है ना, m0 मैंने इसका टोटल मास मान लिया। तो हर एक हिस्से का जो मास होगा वो m0/n हो जाएगा, इसका मास भी m0/n हो जाएगा। ये मास है, मास, ठीक है ना, m, क्योंकि इतने सारे m यहाँ यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना किस m का क्या मतलब है, सबका मास m0/m होगा, है ना, m0/n हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख रहा हूं, मान लेते हैं रॉड मान के मैं इसको लिख देता हूं ml² डिवाइडेड बाय 12 लिख सकता हूं। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट, फाइनल मोमेंट, चलो करके देखो कितना आ रहा है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी पार्ट्स का इनर्शिया कितना आएगा मोमेंट ऑफ, एक छोटी रॉड का, एक छोटी मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसकी लेंथ कितनी है L/n, इसका मास कितना है m0/n, ठीक है। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' आ जाएगा, वो आ जाएगा m0, मतलब जो भी नया मास है ना, m0/n, और 1/12 का फैक्टर तो आता ही है ना, मास की जगह m0/n लिख दिया और लेंथ की जगह L/n का, है ना, लेंथ की जगह L/n का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा m0L² डिवाइडेड बाय 12n³। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये I/n³ आएगा, I/n³ आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/n³ टाइम्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे n पार्ट्स पे कट करने पे लेंथ 1/n टाइम्स होती है, मास 1/n टाइम्स होता है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक मोमेंट 1/n टाइम्स हो जाता है। पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो तो वो कितना कम हो रही है, देख रहे हो, वो 1/n³ हो गई, है ना, वो काफी कम हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा 1/n³ हो गया, ये काफी ज्यादा कम हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा कम हो रहा है, 1/n³ टाइम्स हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा कम हो रहा है, अब आप ये देखो ध्यान से, नया टाइम पीरियड क्या होगा, अगर आप न्यू टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, ठीक है, न्यू टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो बड़े ध्यान से बताओ न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। हम सिर्फ एक सिंगल पोर्शन का, सिंगल इसको अगर हम रोटेट कराएं तो फॉर्मूला क्या होता था टाइम पीरियड का, 2π√, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू फील्ड, यही तो होगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू फील्ड, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा 2π, और इसकी जगह हम डाल देंगे I/n³, ठीक है, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, I' की जगह I डिवाइडेड बाय n³, m' की जगह डाल देंगे m डिवाइडेड बाय n, और यहां डाल देंगे b। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2π, और ये नीचे n³ है और नीचे n है, तो नीचे n² बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा I डिवाइडेड बाय n² mb, और 1/n² का रूट लेंगे तो 1/n बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/n टाइम्स 2π√I डिवाइडेड बाय mb, यानी कि जो पहले टाइम पीरियड आया था डिवाइडेड बाय n। ये फाइनल कंक्लूजन आया, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर बिल्कुल लास्ट में, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कहते हैं ना, इतनी मेहनत करी और सर आंसर इतना आसान, यानी कि ये तो सर बहुत आसान हो गया, ये तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। मतलब अगर हम एक बार मैग्नेट को रोटेट कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऑसिलेट कराते हैं, तो ये SHM करती रहती है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे पड़ी थी बार मैग्नेट, आपने हल्का सा घुमाया छोड़ दिया, ये ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगी, ये एंगुलर SHM करेगी। कैसे SHM करेगी, एंगुलर SHM,
इसको आप ऊपर ले जाओगे, ये नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, एंगुलर एसएचएम करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, यही हमने टाइम पीरियड निकाला था ना, देखो ये सब कुछ हमने निकाला था, टाइम पीरियड 2 पाई आई डिवाइडेड बाई एम बी, यही हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो हमारा m है, यहाँ पे इसका इसने स्मॉल m लिखा है, मैं कैपिटल M कर देता हूँ क्योंकि हम कैपिटल M यूज कर रहे हैं ना जगह जगह। ये कैपिटल M क्या है, याद आ रहा है ना आप लोगों को, कैपिटल M इज नथिंग बट, ये जो हम कैपिटल M निकालते हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अगर हम इतने बड़े मैग्नेट को छोटे 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 n हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक हिस्सा ऑसिलेट होने दे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कैसे कट किया है, एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, छोटा एक हिस्सा ऑसिलेट करेगा। अब छोटी मैग्नेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, पहले बड़ी मैग्नेट ऑसिलेट कर रही थी, छोटे 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 हिस्सों में तोड़ दी, अब छोटी मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड 1/n टाइम्स हो जाएगा। यानी कि मतलब सिंपल है, अगर आपने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आपने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा तो टाइम पीरियड 1/3 हो जाएगा। 4 में तोड़ा, 10 में तोड़ा, 1/10। सिंपल है, आसान है। तो हमें क्या क्या समझ में आया यहाँ पे, जब हम इसको तोड़ते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बात, तोड़ने पर लेंथ इसकी चेंज हो जाती है, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक मोमेंट 1/n टाइम्स हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/n³ टाइम्स हो जाता है ना, क्योंकि पहले आई था, अब I/n³ हो गया, एक हिस्से का, एक मैग्नेट के पार्ट का है ये। और जो न्यू टाइम पीरियड है, अगर हम ध्यान से देखें, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो हमारा नया टाइम पीरियड है वो भी 1/n टाइम्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में लिखा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अच्छे से कवर अप कर लो कि भैया ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसके लिए पूरी मेहनत की गई है। तो टाइम पीरियड T/n टाइम्स हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे लिए, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक निडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट इतना एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, if it performs 10 complete oscillation in 5 seconds then the magnitude of magnetic field। ठीक है, इसका आंसर बताना, देखो ऑप्शंस नहीं है, आपको ये सॉल्व ही करना है ना। क्या क्या दिया है, चलो सबसे पहले बताओ। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है, जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में होती है, और मैग्नेटिक निडल दी है, यानी कि बार मैग्नेट की तरह ही हम इसको ले सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे दिया, यानी कि कैपिटल M दे दिया, जो दे दिया जाए उसको लिखते जाओ। ये हमें दे दिया 9.85 इंटू 10⁻⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को दे दिया, यानी कि I की वैल्यू दे दी 5 इंटू 10⁻⁻6। 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट है भैया, कहानी यहां ध्यान से देखना। ये क्या कर रहा है, वो 10 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकंड में। क्या ये टाइम है या टाइम पीरियड है, नहीं, ये 10 ऑसिलेशन का टाइम है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम, टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। तो 10 ऑसिलेशन में भैया, अगर इसको 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, क्या हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। दिमाग तो बहुत है सर, यूज हम कम करते हैं, बचा के रखते हैं। बचा के नहीं रखना है भैया, खर्च कर लो यहाँ, फटाफट बताओ कितना आएगा, 0.5 सेकेंड। अरे जब 10 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन तो 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड में ही होगा ना। तो टाइम पीरियड भी आ गया, यानी कि अपना जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 0.5 सेकेंड। अब बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमने डायरेक्ट भी देखा था, हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई एम बी, है ना। यहां से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो बनाया था, यहां से फॉर्मूला आया था आपका 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। एम मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। निकाल लेते हैं, देखो 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, पाई स्क्वायर ये ले लो, तो यहां से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर की जगह 9.85, क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर की। आई कितना है भाई अपने पास, आई है क्या, ये रहा 5 इंटू 10⁻⁻6, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसआई यूनिट में है, ये चेक कर लेना, बिल्कुल है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, नीचे कैपिटल M कितना डालेंगे, 9.85 इंटू 10⁻⁻2, और क्या बचा नीचे, टी स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप 25 इंटू 10⁻⁻⁴
माइनस कितना लिख सकते हो 0.5 का स्क्वायर है ना, कितना लिख सकते हो 0.5 इंटू 0.5 है ना, इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना, 0.5 का आप स्क्वायर करोगे, नीचे टी स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 यानी कि 0.25 टी स्क्वायर ही आ गया है हमारा। कितना आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, ये 9.85 कट गया, ऊपर कितना आ गया आप देख सकते हो, ये 5 से 1 टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा कितना 5 टाइम्स, तो 4/5 यानी कि 0.8, 4/5 यानी कि 0.8, ऊपर 10 की पावर -6 है, नीचे 10 की पावर -4 है, यानी कि 10 की पावर -2 हो गया है ना, 0.8 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, यानी कि 8 मिली टेस्ला। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि ये मिली टेस्ला में पूछ रहा है। ओके, 10 की पावर -3 को मिली लिख सकते हैं। आसान सिंपल है, आप देख सकते हो, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहां देखते हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही करारा सा, बहुत ही लाजवाब सा एक सवाल है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहां सवाल में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज वेरी लार्ज टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है सर, ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, अपने तो तोते उड़ गए देखते ही। उड़ गए क्या तोते, नहीं उड़े ना। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेशन ये सॉरी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो भी है, इसका मतलब है मैग्नेट इसके अंदर वाइब्रेट कर रही है, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं वही तो है। ऑसिलेट वाइब्रेशन एक ही बात है ना, जब बहुत फास्ट ऑसिलेशन होते हैं उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। मतलब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में वो वाइब्रेट ही कर रही है, ऑसिलेट ही कर रही है, और टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकेंड, है ना, टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकेंड, यानी कि ये तो सर बहुत बढ़िया, यानी कि हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड पता है, पर ये किसका टाइम पीरियड है, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का, यानी कि एक मैग्नेट का, तो एक बड़ी बार मैग्नेट होगी। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इसका हम लोगों को टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है, और हम लोगों को क्या बोला गया है, इसको हमने कट किया है अलोंग द लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अपन ने कट कर दिया, यानी कि 2 बार कट लगाया होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में ये टूट गया होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसके बाद क्या किया है, सबसे एक एक करके पढ़ते हैं। द मैग्नेट इज कट along its length into 3 equal parts। ठीक है, इसको कैसे कट किया गया, द मैग्नेट इज कट along its length, उसकी लेंथ के along हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, एंड दीज पार्ट्स एंड देन प्लेस ऑन ईच अदर विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम लोगों ने कट किया और उसके बाद कैसे प्लेस कर दिया कि उनके लाइक पोल्स को एक दूसरे के ऊपर ही रखा गया, जो इनके लाइक पोल्स से, एक जैसे पोल से, उसके ऊपर ही रखा गया। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम लोगों ने जैसे ही हमने कट किया है 3 पार्ट्स में, तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम कट करेंगे 3 पार्ट्स में, देखो 2 तरीके से कट कर सकते हैं, या तो देखो हम ऐसे कट कर सकते हैं, जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है, इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके कट कर सकते हैं या ऐसे कट कर सकते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब यही है। तो पहले आपको पहचानना है किस तरीके से कट किया गया है, इसने ऐसे कट किया है या ऐसे कट किया है। द मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसकी लेंथ को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया गया। इसकी जो लेंथ है 3, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, मतलब जैसे अभी मैंने कट किया है, वापस रख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो टाइम पीरियड सेम आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं और वापस जोड़ दूं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, यानी कि वो यही कहना चाहता होगा ऐसे कट किया। हालांकि इसने थोड़ी लैंग्वेज ऐसे दी है कि आपको फील हो सकता है कि शायद ऐसे कट किया, बट ऐसे कट नहीं किया, हमें इसको कैसे कट करना है, ऐसे, क्योंकि अलोंग द लेंथ ऐसे कट करके फिर जोड़ने से तो वो सेम बन जाएगा, यानी कि ऐसे ही कट किया होगा। और उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि उसके बाद उसने कहा है कि इनको 3 पार्ट्स में बन गई, ये 3 मैग्नेट्स बन गई, आपकी छोटी छोटी 3 मैग्नेट्स बन गई, और तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, यानी कि तीनों साउथ पोल को एक साथ और तीनों नॉर्थ पोल को एक साथ। अब पहले एक बात समझना, अगर आप क्या करते हो, तीनों साउथ पोल को एक साथ, तीनों नॉर्थ पोल को एक साथ रखते हो, तो एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए, यहां पे एक छोटे पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एक छोटे पार्ट का, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, हमें पता है, बड़ी वाली का अगर कैपिटल एम है तो इसका होगा m/3, इस वाले का भी m/3, इस वाले का भी m/3, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, वो मेरा m/3 × 3, यानी कि अभी दोबारा से m हो जाएगा,
क्योंकि जैसे आपने इन तीनों को एक तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया, तीनों के साउथ एक साथ, नॉर्थ एक साथ, जैसे ही कनेक्ट किए ना आप लोगों ने, एक के ऊपर एक रखने के लिए कह रहा है ना, देन दे आर प्लेस्ड वन ऑन ईच अदर, कह रहा है ना ऐसे रख दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दोबारा से m हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। आपको याद है इनमें से एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक सिंगल मैग्नेट का, छोटी वाली मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि इसकी लेंथ मेरी l/3 होगी, मास मेरा m0/3 होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था एक छोटे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/n³ हो जाता है। यहां पे आपने 3 पार्ट्स में कट किया है तो I/9 हो जाएगा। I/n³ याद है ना, भी हमने देखा था, अगर हम इसको एक छोटे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे वो I/9 हो जाएगा। बट उसके बाद आपने तीनों को जोड़ दिया है, 1 2 3, यानी कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो 3I' हो जाएगा, यानी कि I/9 इंटू 3, यानी कि I/3। ये क्यों हुआ, बहुत ध्यान से समझना, ऐसा क्यों हुआ अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये है यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकंड, 9 नहीं होगा यहाँ 27 होगा, क्यूब है ना यहाँ पे, एक सेकंड, मैंने यहाँ क्यूब नहीं किया, स्क्वायर कर दिया था, क्यूब है 27, क्योंकि n की वैल्यू 3, आपने 3 पार्ट्स में कट किया ना, सॉरी, यहाँ 27 है तो यहाँ पे 27 आएगा, मैं इसको रीराइट कर देता हूं, तो यहाँ आ जाएगा I/27 इंटू 3, ठीक है ना, क्यूब लगा हुआ था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्क्वायर ले लिया था, यहाँ क्यूब लगा है तो 27 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा I/9। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ दो, हर एक छोटे वाले हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I/n³ होगा, ये हमने सीखा था, बट इसने एक हिस्से को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, और फिर ये तीनों एक साथ रोटेट करेंगे ना। अब ये तीनों एक साथ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे एक तरीके से, आप ऐसे इसको ऑसिलेट कराओगे, ऐसे ऊपर नीचे, ये ऐसे तीनों एक साथ ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ध्यान से देखें ऐड हो जाएगा। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 3 मैग्नेट हो गई और तीनों एक के ऊपर रखी है, हम सिर्फ एक हिस्से को नहीं रोटेट करा रहे, तीनों को करा रहे हैं, यानी कि इस केस में मेरा m चेंज नहीं हो रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/9 हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। फाइनल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√I' डिवाइडेड बाई m' इंटू b। तो आप कहोगे सर यहां पे जो मेरा I' है वो हो गया I डिवाइडेड बाई 9, और यहां पे जो m' है वो तो m ही है और b ही है, यानी कि यहां से √9 यानी कि 3 बार आ जाएगा, यानी कि 2π/3 √I/mb, यानी कि ये 1/3 हो गया, है ना, ये 1/3 टाइम्स, क्योंकि ये 1/3, ये वाला फैक्टर 3 वाला फैक्टर बाहर नजर आ रहा है, ये 1/3 ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड हो गया। तो पहले टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड, तो फाइनल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2/3 सेकेंड्स। तो फाइनल टाइम पीरियड यहां पे बन जाएगा 2/3 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये क्लियर है। बट ये याद रखना, कट ऐसे किए, अगर आपने ऐसे कट कर दिया और फिर वापस ऊपर रख दिया, फिर कुछ नहीं बदलेगा, फिर तो आंसर 2 ही सेकंड आ जाएगा। मतलब अगर आपने पैरेलल टू एक्सिस कट कर दिया है ना, पैरेलल टू एक्सिस कट कर दिया, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर तो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। क्लियर। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ये क्या है भाई, गॉस लॉ क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर हम ध्यान से देखें तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, क्या बोलता था गॉस लॉ। तो वहां पे गॉस लॉ हमें यह बताता था कि टोटल फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं पहले, जब हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में आओ, वहां सोचो गॉस लॉ क्या होता था। वहां पे होता था कि एक क्लोज सरफेस है और इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमें फ्लक्स मिल रहा है ना, कुछ चार्ज यहां पड़ा है Q1 Q2 Q3 ऐसे होता था, तो यहां से हम बोलते थे E.ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है, यही हम पढ़ते थे, वैक्यूम में लगाया, ये अभी हमने गॉस लॉ किस में लगाया है, वैक्यूम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यही था, ठीक है ना, इसी को हम गॉस लॉ कह देते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे E होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है, छोटा सा एरिया हम यहाँ पे ले लेते थे, कहीं छोटा सा यहाँ पे एरिया एलिमेंट, यहाँ पे हमने छोटा सा इसका एरिया वेक्टर ले लिया जिसको हम ds वेक्टर कह देते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ पे ये क्या होती थी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज की वजह से, ठीक है ना, कोई भी चार्ज हो सबकी वजह से, ठीक है। ds मेरा स्मॉल एरिया होता था, स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम ds कहते थे, ठीक है ना, ये मेरा ds होता था।
अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमें फ्लक्स देता था, कितनी फील्ड लाइंस हैं उसके बारे में देता था। क्यू इनसाइड होता था जो टोटल चार्ज अंदर है। क्यू इनसाइड क्या होता था? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है ये वो होता था। ओके, और अगर हम ध्यान से देखें, इसी को हम बोलते थे फ्लक्स। इसी को हम क्या बोलते थे? फ्लक्स। कितनी फील्ड लाइन अंदर या बाहर जा रही है, यही क्या होता था? फ्लक्स होता था। अगर हम मैग्नेट के अंदर लगाएं फ्लक्स, अगर हम मान लेते हैं मैग्नेट के अंदर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, और मैंने क्या किया, मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले ली। मान लो मैंने ऐसी सी कोई गॉसियन सरफेस ले ली इस तरीके से, ठीक है ना। मान लो ये मेरी गॉसियन सरफेस ले ली, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको पोल को अलग कर लेता हूं, साउथ पोल को अलग करने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या बन गई? मेरी गॉसियन सरफेस, है ना। कैसे कह सकते हो कि सर पोल अलग नहीं कर सकते? हमने तो कर दिया, है ना। लोग कहते हैं ना कि सर मैग्नेट के पोल को अलग नहीं कर सकते, मैंने इमेजिनरी सरफेस ले ली, देखो पोल अलग हो गया ना। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, पर हुआ या नहीं अभी पता चलेगा। क्योंकि अगर हम इसकी ध्यान से देखें, फील्ड लाइंस का पैटर्न देखें, हमें पता है यहां पे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और यहां से क्या होता है? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो अगर आप एक फील्ड लाइन की बात करो, ये वाली फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है, तो ये कैसा फ्लक्स देगी आपको पता है? कोई फील्ड लाइन जब अंदर एंटर करती है, ये कैसा फ्लक्स देती है? नेगेटिव फ्लक्स देती है। ये कैसा फ्लक्स देगी? नेगेटिव। और ये जो आउटसाइड जा रही है, ये कैसा फ्लक्स देगी? यहां से पॉजिटिव फ्लक्स देगी। यानी कि यहां से एक लाइन अंदर एंटर करी, एक लाइन बाहर एंटर करी, तो कितना टोटल फ्लक्स हो गया? 0। ऐसे ही आप बाकी लाइंस के हिसाब से भी देखो, आपको पता है आप और भी कोई फील्ड लाइन देखोगे, वो भी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। यानी कि एक जगह से एंटर करेगी और दूसरी जगह से एग्जिट करेगी। यानी कि इस गॉसियन सरफेस में, ग्रीन कलर की जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितनी फील्ड लाइन एंटर करी? मान लो 1000 फील्ड लाइन एंटर करी, तो 1000 फील्ड लाइन एग्जिट भी करेंगी, क्योंकि अगर एक तरफ से एंटर कर रही है तो यहां दूसरी जगह से एग्जिट भी कर रही है। एंट्रेंस पॉइंट है तो एग्जिट पॉइंट है, यानी कि यहां पे टोटल फ्लक्स 0 होगा। जो फ्लक्स एंटर करता है वो नेगेटिव होता है, फ्लक्स जो एग्जिट करता है वो पॉजिटिव होता है। याद है फ्लक्स की बात अगर हम करें, तो जो फ्लक्स हमने सीखा था, जो फ्लक्स एंटर करता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जो फ्लक्स हमारा लीव करता है, बाहर की तरफ जाता है, वो लाइन हमारी कैसा फ्लक्स देती है? पॉजिटिव। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल फील्ड लाइन को काउंट करना। तो यहां पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबा? यहां पे टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। और उसको अब गॉस लॉ में लगा देते हैं, मैग्नेट के गॉस लॉ में लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको अप्लाई कर देते हैं। अब गॉस लॉ इन मैग्नेट, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैग्नेट के केस में अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, लिख दे, ठीक है। फिर हम यहां पे लिख देते हैं B.ds, और इसको क्या लिख सकते हैं? जो भी मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड है, QM इनसाइड, जो भी हमारा मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड है, या पोल स्ट्रेंथ कह सकते हो, मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड या पोल स्ट्रेंथ कह सकते हो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बट हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू म्यू नॉट, क्योंकि यही तो हमने तरीका पढ़ा था। हमने देखा था ना, अगर हमारा P है तो वो M बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है तो वो 1/μ0 से रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। जहां भी आपको इलेक्ट्रोस्टैट से मैग्नेट में जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेट में जाना है, जहां भी E लिखा है वहां लगा दो B, है ना। और जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसको 1/μ0 कर लो, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट को μ0 कर लो। चलो, और ये टोटल फ्लक्स है किसके इक्वल? ये हमें पता है 0 के इक्वल है। ये 0 के इक्वल कब होगा? जब QM इनसाइड 0 हो जाएगा, यानी कि चार्ज इनसाइड 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका रिजल्ट ये आ गया, QM मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड, QM का मतलब मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड क्या आ गया? 0। इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड 0 आ गया, यानी कि एक पोल होता तो QM 0 नहीं होता, यानी कि अगर खाली साउथ पोल होता तो नेट मैग्नेटिक चार्ज नेगेटिव होता, बट ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे -m ले रहे हो तो यहाँ पे +m आपको लेना पड़ेगा, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ -m नहीं है, +m भी है। तभी इसको हम कह सकते हैं, खाली एक पोल को आप अलग नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ -m मिल रहा है तो टोटल चार्ज आपको यहाँ मिल जाता है, ये 0 नहीं होता। बट अगर आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो तो टोटल फ्लक्स हर बार 0 आएगा उस गॉसियन सरफेस में। मैग्नेट के केस में जो टोटल फ्लक्स आएगा गॉसियन सरफेस में, हर बार 0 आएगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक चार्ज हमेशा 0 है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक पोल को अलग कर पाए हो इमेजिनरी सरफेस से, तो ये आपकी गलत फहमी है।
आपको लगा आपने इसको अलग कर दिया, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से यहाँ से ये आपकी सरफेस जहां से इसको कट कर रही है, यहीं पे अपना आप ही ऑटोमेटिकली एक अपोजिट पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। तो आप टोटल जब इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसी को हम बोलते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इसी को हम दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, दूसरी लाइन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब यहां पे सिंगल है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक पोल है ना, मोनो का मतलब है एक पोल, एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी एक पोल नहीं हो सकता मैग्नेट में। चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अलग रह सकता है, बट मैग्नेट में कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ साउथ पोल हो। मैग्नेट में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो, यह पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है, क्या पूछा जाएगा सर? पहली बात आप याद रखना, अगर आप किसी मैग्नेट में फ्लक्स निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की आपकी इच्छा कर रही है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, किसी क्लोज सरफेस से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। ये मत कहना मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए हमेशा जीरो होता है, अगर सरफेस क्लोज्ड है। ओपन सरफेस के लिए नहीं। ओपन और क्लोज सरफेस में क्या फर्क है भाई? मैंने बोला देखो यहां पे एक डिस्क पड़ी है ना, यहाँ पे एक डिस्क पड़ी है, तो ये मान लो मेरी बार मैग्नेट है ना, ये क्या है, मेरी बार मैग्नेट। तो यहां से फील्ड लाइन इसको कट कर रही है, क्या फ्लक्स जीरो है इस पे? नहीं, फ्लक्स जीरो थोड़े ना है, फ्लक्स इज नॉट जीरो, फ्लक्स जीरो नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बार मैग्नेट के पास या कहीं पे भी एक क्लोज सरफेस रख दूं, मैंने बोला एक स्फीयर है, इस तरीके से क्लोज सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? क्लोज्ड। क्लोज सरफेस का मतलब जानते हो, जो हर तरफ से ऐसे बंद होती है। ओपन सरफेस, जैसे मेरा हाथ अभी ओपन है, अगर मैंने मुट्ठी बंद कर ली तो क्लोज हो गया। अभी ये ओपन है और अभी ये कैसा हो गया? क्लोज हो गया, यानी कि हर तरफ से इसके अंदर मैं किसी चीज को कैप्चर कर सकता हूं, बांध सकता हूं, वो क्लोज सरफेस होती है। ये ओपन है, मक्खी अगर मेरे हाथ पे बैठेगी तो आराम से उड़ जाएगी, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो बंद हो जाएगा। किस्मत है ये हमारी, है ना, हाथों की लकीरें जो आपको नजर आ रही है, इसमें बंद कर लो, नीट एग्जामिनेशन आप ही का है। ठीक है, तो अगर आपने हाथ खुले रखे, कुछ नहीं है, पड़ेगा हाथ। अगर आपने कॉन्फिडेंस से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपने ऊपर विश्वास दिखाया, तो आपने उसको कैप्चर कर लिया। वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स है। ठीक है, ओपन सरफेसेस में आपको यहाँ पे क्या है, फ्लक्स जीरो नहीं मिलेगा, बट क्लोज सरफेसेस में एक्चुअली यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो होगा, ओपन सरफेस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ओपन सरफेस में फ्लक्स इज नॉन जीरो, और यहाँ क्लोज सरफेस में फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, पहली बात। और इसी का जो रीजन है, असर्शन रीजन में आ सकता है, इसी की वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसके वजह से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सवाल ये पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एजर्शन आ जाए, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एजर्शन आ जाए, ट्रू एजर्शन है, और फिर वो इसका रीजन बोले बिकॉज नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो ओवर अ क्लोज सरफेस। नेट फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, तो आप बोलोगे हाँ ये सही रीजन है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नया कॉन्सेप्ट मैग्नेटाइजेशन क्या है? देखो यहां पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो। ठीक है ना, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो यहां से कंसेप्ट जनरेट होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लो यहां पे एक सैंपल पड़ा है इस तरीके से, ठीक है ना, मैंने यहां पे एक सैंपल रख दिया इस शेप का, ठीक है ना, थोड़ा सा शेप आसान लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि इस शेप से थोड़ा सा आप इजीली समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। मान लो मेरे पास कोई क्यूबॉइड शेप में कुछ पड़ा है, ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप में एक सैंपल पड़ा है, कोई मटेरियल है, आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, कोई मटेरियल है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सम मटेरियल, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सम मटेरियल, किसी मटेरियल से बना है, वो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कैसा भी मटेरियल हो सकता है, अभी उन पे भी चर्चा करेंगे, बट ये किसी मटेरियल से बना है।
अब इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। बाहर से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, ये बाहर से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर से आपको नजर आ रही है, यहां पे हमने फील्ड को क्या करा है, ऑन किया है। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर से ऑन की है, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं थी। जैसे ये बोतल पड़ी है, ये किसी ये ऐसी पड़ी है, बाहर से मैंने फील्ड ऑन कर दी, तो बाहर से जो फील्ड ऑन करी है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बी एक्सटर्नल, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं बी एक्सटर्नल, वेक्टर फॉर्म में हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया इसको, बी एक्सटर्नल मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। मैं मान लेता हूं अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। जैसे चार्जेस में इंडक्शन होता है ना, वैसे यहां पे भी होता है, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इंड्यूस होना स्टार्ट करता है। यहां पे इसके लेफ्ट साइड पे आपको लगेगा, इसके जो लेफ्ट साइड पे आपको लगेगा एक पोल्स बन जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से लेफ्ट साइड पे एक पोल स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी एम। ये मेरी इंड्यूस पोल स्ट्रेंथ है, हम इसको क्या कह सकते हैं, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी, पहले मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं था। तो यहां पे लेफ्ट साइड मेरा पूरा जो फेस है इस पे एक इंड्यूस स्ट्रेंथ आ गई, और राइट साइड पे मान लो उतनी ही अपोजिट आ गई माइनस एम, यानी कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया। क्या इंड्यूस हो गया इसके अंदर, एक्सटर्नल फील्ड आने के कारण इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म आया है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है। ये क्या है, मेरे पोल स्ट्रेंथ है, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ है, इंड्यूस्ड चार्जेस भी कह सकते हो, मैग्नेटिक चार्जेस। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव मान लिया, राइट साइड पे मैंने मान लिया लेटस से नेगेटिव है। एक साइड पॉजिटिव मान लिया, एक साइड मैंने कैसा मान लिया, लेटस से नेगेटिव है। कुछ भी हो सकता है यहां नेगेटिव हो, यहां पॉजिटिव हो सकता है यहां पॉजिटिव हो, यहां नेगेटिव हो, किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है ना, कैसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट यहां पे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको ये पोल स्ट्रेंथ है, इस तरीके से आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस पोल है, मैं मान सकता हूँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव हो, ये कैसे भी इंड्यूस हो सकता है। इसको जस्ट हम बोलेंगे इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस पोल स्ट्रेंथ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ नेगेटिव आ जाए यहाँ पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट इसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड और क्रिएट होगी। इसकी वजह से मान लो इस डायरेक्शन में एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं वेक्टर लिख देता हूं। आप कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ा राइट डायरेक्शन में हो सकता है, वो राइट डायरेक्शन में हो सकता है लेफ्ट। अगर वो अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा, अगर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा देगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, इसकी वजह से यहां कुछ पोल्स क्रिएट हो गए, एक इस फेस पे एक इस फेस पे, जिसकी वजह से अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये फील्ड हो सकती है एक्सटर्नल की डायरेक्शन में, हो सकता है अपोजिट हो, तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसको वेक्टर में लिख देता हूं, हो सकता है अपोजिट हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो, इसको BIN लिख देता हूं, ठीक है ना। BIN का मतलब कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पे हम BIN लिख देते हैं। इसका मतलब आप कहोगे सर ये कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। ये पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है एक्सटर्नल फील्ड के, ठीक है। अगर तो ये पैरेलल हो गई तो अंदर नेट फील्ड बढ़ जाएगी, एंटी पैरेलल हुई तो नेट फील्ड घट जाएगी, ठीक है। एंटी पैरेलल हुई तो नेट फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैग्नेटाइजेशन किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहां मैग्नेटाइजेशन हम यूज करेंगे। अब मैग्नेटाइजेशन के लिए हमें कोई सिंबल यूज करना पड़ेगा, कोई तो सिंबल हमें यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन के लिए कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ, कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको लिख लेते हैं आई से, ठीक है ना। किससे लिख देते हैं, आई से। मैग्नेटाइजेशन को हम किससे लिख देते हैं, आई से, कैपिटल आई से। करंट नहीं है, ये मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज किया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, जो भी अब पोल स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या है, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहां का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो मैं ये येलो कलर से दिखा रहा हूं, इसका कुछ एरिया होगा, तो इसके एरिया को मैंने ए लिख दिया। तो सर्कुलर होगा तो सर्कुलर ले लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे ले लेंगे। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये जो भी मेरी पोल स्ट्रेंथ थी, ठीक है, ये मेरी पोल स्ट्रेंथ थी,
डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन वाला, जहां पे आपके पोल्स जनरेट हुए हैं, ये हमारा क्रॉस सेक्शन वाला एरिया आ गया। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? मैग्नेटाइजेशन का। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, अगर मैं बोल देता हूं L है, तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी को L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं ऊपर लिख दूं ml और नीचे लिख दूं एरिया इंटू लेंथ, तो ऊपर बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ऊपर क्या बन जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, ये क्या बन गया? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, नीचे क्या बन गया? एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया? वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यही डेफिनेशन में लिखा गया है। इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिमेन का मतलब जो आप कंसीडर कर रहे हो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन का मतलब होता है जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उसी को स्पेसिमेन कह रहे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना किसी भी नाम से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, अब एक चीज होती है सक्सेप्टिबिलिटी। अब सक्सेप्टिबिलिटी क्या होता है? सक्सेप्टिबिलिटी को जानने से पहले एक चीज मुझे पहले पढ़ा देनी चाहिए, और पहले मैं ये बता देता हूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? यहां पे जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लिया था, है ना, याद है? जैसे अभी मैं दोबारा से स्पेसिमेन ऐसे मान लो अपना ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने कंसीडर किया था, इसमें हमने एक्सटर्नल फील्ड कंसीडर की थी। इसमें हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था? अपनी एक्सटर्नल फील्ड को कंसीडर किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है, और इस एक्सटर्नल फील्ड को हमने क्या बोला था? बी एक्सटर्नल, ठीक है ना। इसको हमने क्या कंसीडर किया था? बी एक्सटर्नल, ओके। तो ये मेरी एक्सटर्नल फील्ड है, इसको बी एक्सटर्नल बोला था। हम इसको क्या बोल सकते हैं? मेरी एक्सटर्नल फील्ड। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जो भी मेरी एक्सटर्नल फील्ड है, इसी को हम डिवाइड कर दें म्यू नॉट से, तो एक क्वांटिटी आती है जिसको आप H से लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं H से, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। इसी को H से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसी को ही कहा जाता है। तो दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम इसी को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है। मान लो हम किसी सोलेनॉइड की बात कर ले, जैसे मान लो सोलेनॉइड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, तो सोलेनॉइड के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, है ना, यही तो होती है। मान लो कोई सोलेनॉइड है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन। तो अगर आप यहां से पूछोगे मेरे से H कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ एन आई, क्योंकि आप यहां से क्या करोगे? B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट करोगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन आई के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कभी कभी कह देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं इसको। कई किताबों में इसका नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ओके। क्लियर है? इस तरीके से भी इसका नाम रखा जा सकता है, ओके। अब रियलिटी में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, ये H रिलेटेड है। मैं किससे रिलेट कर सकता हूं? आप ये सोचो, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर दोगे ना, उतना अंदर अच्छा इंडक्शन होगा। देखो, अंदर प्रभाव तभी पड़ेगा जब बाहर से आप कुछ दोगे। ये तो पहले स्पेसिमेन ऐसे ही पड़ा था, ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, जिंदगी आराम से कट रही थी। इतने में आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी। अगर आप बाहर से कुछ ऑन ना करते तो अंदर कुछ होता, अंदर कुछ पोल्स इंड्यूस होते, कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, है ना। पड़ा रहता है ये आराम से, जैसे आप पड़े रहते हो। जब तक कोई डांटता नहीं है तब तक आप उठते नहीं अपनी जगह से, वही वाली बात है। ये भी आराम से पड़ा रहता, तसल्ली से पड़ा रहता, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ये ढीठ था एकदम हमारी तरह,
है ना, इसके अंदर अच्छा इनर्शिया था, चुपचाप बैठा था। बट जैसे आपने फील्ड ऑन करी, इसके अंदर हरकत हुई, क्या हरकत हुई हमने पीछे देखा, क्या हरकत हुई, अंदर हमारे पोल्स इंड्यूस हुए, जिससे अंदर एक इंड्यूस फील्ड आ गई, ठीक है ना, पोल इंड्यूस हुए जिसकी वजह से एक इंड्यूस फील्ड आ गई। और यहां से अगर हम ध्यान से देखें, हमने मैग्नेटाइजेशन को क्या पढ़ा था, आई क्या था यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ये क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो आई है ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे पोल जनरेट हो रहे हैं, और पोल डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड है। पोल किस पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड है, यानी कि यहां पे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है ना। मैं पहले इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैं अलग सिंबल यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा से आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्योंकि मेरे जो सिंबल है, मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि हमने एक सिंबल आई यूज किया है। सो मैं आपको बता दूं, अब यहां पे क्या होगा, हम ये जान गए कि हमें इतना पता चल गया कि भैया उतने ही ज्यादा जबरदस्त पोल जनरेट होंगे, उतने ही ज्यादा इंडक्शन होगा जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड होगी। यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई, ये प्रोपोर्शनल होता है कि आप बाहर से कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रहे हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जो अंदर इंड्यूस फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है ना, इंड्यूस फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, कि बाहर आप कितनी एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हो। आप एक्सटर्नल फील्ड बाहर कम दोगे तो अंदर भी कम इंड्यूस होगी। अगर आप अंदर क्या दोगे, ये आई एन का मतलब इनसाइड नहीं है, इंड्यूस फील्ड के लिए मैंने वर्ड यूज कर लिया है क्योंकि कुछ इंडक्शन हुआ है अंदर, यानी कि कुछ इंड्यूस हुआ है इसलिए लिखा है। तो बाहर एक्सटर्नल फील्ड तभी है जब अंदर अंदर फील्ड तभी इंड्यूस होगी जब एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि यहां पे एक चीज आप लोग याद रखना, पहले तो आपको मैं बता दूं ये कैसे रिलेटेड है। अगर हम ध्यान से देखें, जो मेरा बी इंड्यूस्ड है ये किसके इक्वल होता है, हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू वाई, या फिर हम आई को क्या लिख सकते हैं, बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ऐसे ही जैसे हम एच को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम जैसे एच को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एच को लिख सकते हैं जो भी एक्सटर्नल फील्ड है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। और वो कह रहा है जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इंडक्शन होगा हमारा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहां पे आएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे मैग्नेटाइजेशन, यहां पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने देखा था आई, जिसको आप मैग्नेटाइजेशन कहते थे, ये किसकी वजह से आया, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसी की वजह से आया है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहां हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेप्टिबिलिटी टाइम्स एच। यानी कि I इज इक्वल्स टू, हम यहां पे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं सक्सेप्टिबिलिटी टाइम्स H। तो यहां पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे जो यूज की जा रही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को हम बोलते हैं सक्सेप्टिबिलिटी। ऑब्वियसली कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस ही होगा, कोई डायमेंशन नहीं है, ये नंबर है, डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है ना। ये रेशियो है, देखा जाए ये किसका रेशियो है, ये आई डिवाइडेड बाई एच का रेशियो है, ये हमारा इंड्यूस फील्ड डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल फील्ड का रेशियो है, ठीक है ना, ये इसका रेशियो है। बहुत ध्यान से देखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। सिर्फ सक्सेप्टिबिलिटी भी बोलो या फिर आप मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी बोलो, आप इसको क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, इसी का नाम है का, ठीक है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। जो हमने सिंबल यूज किया ना बिल्कुल ऐसा है, देखो आप बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाओ फिर उसके बाद ऐसे कर दो, ठीक है ना, सिंपल है ना, बहुत आसान है बनाना, ऐसे बनाओ और फिर ऐसे कर दो। इसको हम काई कह देते हैं इस तरीके से, है ना, काय कह देते हैं, रीड करते हैं, सिंबल का नाम है, ऐसे जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे इसको काय बोल देते हैं, वैसे मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है। ओके, तो ये सक्सेप्टिबिलिटी तक हमने आज डिस्कस किया है। इसमें अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ क्वेश्चन है, अ मैग्नेट हैज अ डायमेंशन 25, 10 एंड 5। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया, यानी कि एरिया निकालने के लिए मुझे ये चाहिए। द पोल स्ट्रेंथ इज इतना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये कैसे निकालेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटाइजिंग यही पूछ रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, ये इसी को मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसी को कहते हैं। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, देखो पोल स्ट्रेंथ दे रखी है और हमें एरिया की इंफॉर्मेशन है। हमें पता है यहां से ये मेरी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, पहले इसकी यूनिट समझते हैं। 200, ये तो एम्पेयर हो गया, मीटर हो गया, ये तो होनी चाहिए। फिर ये क्या लगा है, मिली। मिली का मतलब ये 10⁻⁻3। देखो यहाँ पे डॉट नहीं लगाया ना उसने। आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता ये मिली है, देखो इन दोनों के बीच में डैश या डॉट जरूर लगाएगा। जब यूनिट देगा या तो ऐसे डैश लगाएगा या इनके बीच में डॉट लगाएगा, मतलब ये दोनों यूनिट्स है और ये एम मिली के लिए यूज किया है। ठीक है ना, तो 200 इंटू 10⁻⁻3 एम्पेयर मीटर में आ रहा है, ये आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यहां से आप याद रखना ये 200 इंटू 10⁻⁻3 ये क्या है, मेरी पोल स्ट्रेंथ, जिसको मैं स्मॉल एम लिख देता था। तो अगर आपको याद है यहाँ पे हम इसको किस सिंबल से लिख रहे थे, क्या है हमारा यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। ये रहा ना, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हमने इसको कैपिटल आई से लिखा था, तो हम इसको कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई जो है वो हम लोगों को क्या देता है, m डिवाइडेड बाई ए। m की जगह हम यूज कर सकते हैं कितना, 200 इंटू 10⁻⁻3, और एरिया कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5 50 इंटू 10⁻⁻4, है ना। एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, L इंटू बी, यही तो एरिया हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बस आप यहाँ पे डाल दो, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 4 इंटू 10⁻+1, यानी कि आ गया 40। ऊपर -3 है, नीचे +4 है, तो इसलिए यहाँ पे 40 आंसर आएगा, 40 एम्पेयर पर मीटर। द मास ऑफ आयरन रोड इज 110 ग्राम, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना, यानी कि यहां पे हमें मास दिया है। ठीक है ना, ये मास दिया है, मैंने m0 लिख दिया। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को ये दिया है, कैपिटल M हो गया। ठीक है ना, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि ये हमें डेंसिटी दे दी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब यहां क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक और फॉर्मूला था, कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, था ना ये वाला फॉर्मूला। देखो एक बार पेज पलट के देखो, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपने पास M तो दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, वॉल्यूम नहीं दी है ना, तो वॉल्यूम पर हम निकाल सकते हैं मास और डेंसिटी से, क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर अपने को वॉल्यूम निकालने को कहे तो मास बाय डेंसिटी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मास कितना है अपने पास, 110 ग्राम, अभी मैं ग्राम में ही रहने देता हूं, और वॉल्यूम कितनी है अपने पास, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ ने ग्राम को ग्राम ने मार दिया, तो यहां से आ गया 110/8, और यहाँ पे कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये अपनी वॉल्यूम आई सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में कर लें इसको कन्वर्ट। ठीक है, कर सकते हैं ना, यानी कि हम यहाँ से 110/8 और 10 की पावर, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, पर यहाँ पे क्यूब लगा है, तो 10 की पावर -2 इंटू 3, यानी कि -6 मीटर क्यूब। ठीक है ना, -6 कैसे आया, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4, सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे m की जगह कितना डालेंगे, 20, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 110, और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6, यही आ जाएगा, हम देख सकते हैं। अब क्या आया यहाँ से, 0 से 0 काट दो, 8 ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 की पावर +6। कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोज है, आप देख सकते हो, ये कितना आएगा, अगर ये 1 हो गया तो 0.4 है ना। ठीक है ना, 0.4, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, तो आपने एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आया था, 16 डिवाइडेड बाई 11 था ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 1, और 1.4 के आसपास कुछ आ रहा है, इंटू 10 की पावर 6, तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे क्लोज यही है। A small bar magnet has a magnetic moment 1.2 ampere मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.1 ऑन इट्स एक्सिस। तो ये फॉर्मूला याद करो, चलो फटाफट सोचो ये किस फॉर्मूले से करेंगे, क्या ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया है कि आप इसको कैलकुलेट कर पाओ। स्मॉल बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया इसका, ये रहा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है इतने डिस्टेंस पे, याद है कहां पे निकालना है, इसकी एक्सिस पे निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस पे, याद है, यहां पे हम लिखते थे कितना, यहां पे हमारा फॉर्मूला था 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू ऊपर आता था यहाँ म्यू नॉट और नीचे आता था r क्यूब।
ये फॉर्मूला यूज करना है। आर का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि हम देख सकते हैं m बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह तो 10 की पावर -7 डाल देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह ये डाल देंगे इनटू 2, और m कितना है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, ये रहा, ये हमें m दिया है, कितना दिया है 1.2, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब, कितना डिस्टेंस दिया है 0.1, इसका क्यूब मतलब 10 की पावर -3, यानी कि ये हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर -4, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -4, ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना, आसान, सिंपल है ना, इसलिए सिंपल है कि आपको फॉर्मूला याद, नहीं तो बहुत मुश्किल है। Two like magnetic poles of strength 10 and 40 SI units are separated by a distance 30 centimeter. The intensity of magnetic field is zero on the line joining them. कहाँ पे वो जीरो होगी, हमसे ये पूछ रहे हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, मान लो यहाँ पे दो लाइक पोल्स का मतलब है, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बट यहाँ पे इनके बारे में कुछ नहीं दिया कि ये पोल्स हैं, इनके बारे में कुछ नहीं दिया, बस हम लोगों को इतना पता है यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पे हमें पता है, सॉरी दोनों साइड नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, मान लो ये नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी नॉर्थ मान लेते हैं, यहाँ भी नॉर्थ मान लेते हैं। अब क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इनकी पोल स्ट्रेंथ अलग दे रखी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ दे रखी है 10, जो भी इसकी यूनिट होगी, है ना, वैसे एम्पेयर मीटर में होती है, जो भी है हम ऐसी मान लेते हैं। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ हमें दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 40। और अब आप लोगों से कह रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखें, दे आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस डिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूं, ओके। इसके बाद कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे कहीं पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये निकालना है, इसको चार्जेस की तरह लो, जैसे हम चार्जेस में करते थे, फोर्स का फॉर्मूला डालते थे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ पोल है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो चार्ज है, जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज ले लेते हैं Q1 और इसको चार्ज की तरह ले लेते हैं Q2, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था एक चार्ज के लिए, कूलम्स लो याद करो, क्या फॉर्मूला होता था आपको याद है, KQ² डिवाइडेड बाई R², ये होता था। यहां से भी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप ऐसे ही लिख सकते हो, है ना। आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखते थे, मैग्नेट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह देते हैं, फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, क्योंकि हम फील्ड देख रहे हैं ना, नेट फील्ड, तो यहां से आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय R², क्योंकि फोर्स में दो चार्जेस होने चाहिए, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देता हूँ, KQ/R² मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ से बनाएंगे, वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो भी आपका मैग्नेटिक चार्ज है डिवाइडेड बाय R²। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही एक फॉर्मूला बना सकते हैं मैग्नेट का। और उसके बाद यहाँ पे नेट फील्ड जीरो करनी है, यानी कि मैं मान सकता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है नॉर्थ पोल, इसकी वजह से फील्ड राइट साइड होगी, इसकी वजह से लेफ्ट साइड होगी, और अगर इसकी फील्ड P1 है, इसकी B2 है, तो ये बराबर होंगे, दोनों फील्ड हमारी क्या होंगी, बराबर, B1 और B2 बराबर होंगे। यानी कि जैसे कि वहां करते थे सेम, ये अगर डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस मेरा 30 - x होगा। याद है वहां भी ऐसे करते थे, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनाया था, वहां भी ऐसे ही करते थे, एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनाया था, फील्ड कहाँ जीरो होती थी, याद है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अगर हम ऐसे ये डिस्टेंस निकालते थे x, तो क्या आता था, अगर यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करते थे, ये डिस्टेंस किस तरीके से निकालते थे, कोई फॉर्मूला होता था, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इनटू टोटल डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता था, ठीक है, याद है ये फॉर्मूला क्या होता था। अगर हम ध्यान से देखें, जितना बड़ा चार्ज है डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे फॉर्मूला होता था Q1 डिवाइडेड बाय Q2, Q1 डिस्टेंस हमारा मतलब x डिस्टेंस, Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है उसके लिए ये फॉर्मूला था। यानी कि यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, यानी कि अगर हमें x निकालना है तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 प्लस रूट 40। ये डिस्टेंस मैंने इस वाले से लिया, इसलिए पहले मैंने Q1 इसको माना है, x वाले को मैंने Q1 माना है, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस कितना है 30, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 10 और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से ये रूट 10 है, इसको 2 रूट 10 लिख सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा 3 रूट 10 और इंटू 30, यानी कि तो ये 10 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आया है वो कहाँ से आया है, छोटे वाले पोल से।
तो बड़े वाले पोल से कितना डिस्टेंस होगा 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 10, यानी कि यहां से आंसर क्या आएगा एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पोल, स्ट्रॉन्गर पोल से 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली छोटे पोल के पास होगा और बड़े वाले पोल से दूर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, आप इसको बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह कर सकते हो। ये नया फॉर्मूला आप देख रहे होगे मैग्नेटिक फील्ड का, ये पहले नहीं देखा होगा, बट यहां आप इसको यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज ले लिया, जो ये पोल स्ट्रेंथ है इसको मैग्नेटिक चार्ज कह सकते हो। दोनों लाइक, दोनों एक जैसे हैं, उसने बोला है लाइक मैग्नेटिक पोल्स, अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, तो हम ऐसे ले सकते हैं। दूसरे पोल को मत ढूंढो, जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, उसने दिया नहीं है उसके बारे में कुछ। A short bar magnet of magnetic moment इतना is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium and the potential energy is. यहां पे हमें बोल रहे हैं कि एक शॉर्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है, ये हमारा कैपिटल M दिया है। इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए अपना 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है इस केस में कितनी होती है -mb, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन हो गया -0.4 और बी की जगह हम डाल सकते हैं 0.16। 16 फोर्जा होता है 64, है ना, और यहाँ पे एक दो डेसिमल यहाँ से 3 डेसिमल यहाँ आएंगे, तो 0 पॉइंट ये है ना, एक डेसिमल देखो आप यहाँ से काउंट करो, एक डेसिमल इधर है, यहाँ से 2 डेसिमल इधर है, तो 3 डेसिमल होने चाहिए, 1 2 3। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जूल्स में, ये मेरी एनर्जी हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। A bar magnet of length 10 cm and having pole strength equal to 10 की पावर -3m। तो ये हमारी बार मैग्नेट की जो लेंथ है, यानी कि इसी को हम ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि उसमें और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ इतना, यानी कि ये स्मॉल m की वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नेटिक इंडक्शन इतना, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ठीक है, टेस्ला में दी है। एंगल हमें कितना दिया, इट मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन द टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, एम बी साइन थीटा होता है ना, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, इसमें डाल देते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले आप m को निकालोगे, m के लिए क्या करेंगे, हमारी जो भी पोल स्ट्रेंथ है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ को, फिर हम b को मल्टीप्लाई करेंगे। b कितना अपने पास, b हमारे पास दे रखा है 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 ऐसा यूनिट में, और साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, आप इसको 0.1 ले सकते हो या 10 की पावर -1 लिख दो, और 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/2, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां से 2 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 पाई, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पाई, और पावर कितनी आ जाएगी -3 -4 -7 इंटू 10 की पावर -7। तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 यही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो ये मैग्नेट की लेंथ दी है, आप उस लेंथ को क्यों नहीं ले रहे, 5/6 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि किसी ऑप्शन में करा नहीं है। आप करके देखो कोई ऑप्शन इसके आसपास नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये लिया है। अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्रीज होगा ये, ठीक है ना, ये ऊपर लगा देते हैं 30 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इतना एक्सपीरियंसेस अ मोमेंट ऑफ कपल, यानी कि इसी को हम टॉर्क कह रहे हैं। मोमेंट ऑफ कपल मतलब ये टॉर्क दे दिया, ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है mb sin थीटा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें टॉर्क दे दिया है वो 25 इंटू 10 की पावर -6 दिया है। बार मैग्नेट जो दे रखी है इसका मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट को किस में रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में। और अब आप लोगों से पोल स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं ना, इसकी लेंथ हमें दे दी इतनी और पोल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो आपको पता है m की जगह डाल देंगे स्मॉल m, ठीक है ना, ये हमें नहीं पता, और लेंथ कितनी डाल देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -2, और साइन थीटा, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये तो मेरी लेंथ थी 5 इंटू 10 की पावर -2, ये लेंथ के लिए किया है मैंने पहले, ठीक है ना, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब मैग्नेटिक फील्ड डालो, मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है अगर आप ध्यान से देखोगे। और साइन थीटा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ध्यान रखना ये लेंथ के लिए यूज किया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में दी थी इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। तो जस्ट अब आप देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड है 25 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4, इनको मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1/2, है ना, यहाँ पे 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा।
तो 25 से 25 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है ना। ये इसकी पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2। एक बार फिर से हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ मिस ना कर दिया हो। यहाँ पे हम लोगों को हाँ ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे हम लोगों को जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दी है, पोल स्ट्रेंथ दी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमें 10 की पावर -2 दे रखी है, ठीक है। ये आ गया हमारा 25, ठीक है, 10 की पावर -4 और साइन थीटा 1/2 होता है, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा और इसमें कुछ मिस नहीं किया हमने, ठीक है ना। एक बार जरूर वेरीफाई कर ले, फाइनल आंसर लिखने से पहले चेक कर लें कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। क्लियर। The value of work done for rotating a magnet of magnetic moment m by an angle theta from the position of stable equilibrium in external magnetic field H is given by। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से हिलाना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में? -mb, याद है। मिनिमम एनर्जी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि थीटा 0 डिग्री, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी हमारी जो होती है वो यही हो गई, ठीक है। पक्का ना, ये याद है ना, -mb cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। थीटा 0 डालोगे मिनिमम एनर्जी आएगी, यही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मैंने बार बार पढ़ाया था। अब आपको फाइनल दे रहा है कि वो कितना हो जाएगा, -mb किस एंगल पे ले जा रहा है, किसी आर्बिट्री एंगल थीटा पे, ठीक है ना। और b की जगह यहाँ पे h दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको हर जगह h दे रखी है, तो मैं यहाँ b की जगह हर जगह h लिख देता हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होगी, तो हम यहाँ पे b की जगह हर जगह h लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि फाइनल है -mh cos थीटा और माइनस इनिशियल कितना था, -mh, यही था ना। तो आप देख सकते हो यहां से इसको प्लस लिख सकते हैं, -mh, ठीक है, cos थीटा और यहां पे क्या आ जाएगा +mh, और mh को यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 - cos थीटा आ जाएगा। अब 1 - cos थीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको याद रखना है, यहाँ पे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की अगर हम बात करें, अगर आप एंगल को यहाँ आधा कर रहे हो तो यहाँ भी आधा करोगे, इसको हाफ एंगल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप 1 - cos थीटा लिख सकते हो। तो ये भी यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा mh और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2mh sin स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आज का लेक्चर है उसमें इतना ही रखो। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कि किस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो भी हमने पढ़ा था, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम लोग हिस्टेरेसिस लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग क्या करें, डीपीपी को एक बार रिवाइज करके रखें। डीपीपी को क्या करो, आप एक बार रिवाइज करके रखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप डीपीपी का रिवीजन जरूर करें। और मॉड्यूल में अगर आप एक्सरसाइज 1 करना चाहें तो बहुत अच्छी रहेगी, आप उसकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया, जितने क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम बने, सारे नहीं करने, जितने मैक्सिमम हो जाए आप उतने कर सकते हो, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए आप उतना इसमें कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, सिंपल सी बात है, ये हमारी एक बुक है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इन केस आपको लग रहा है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो आप ये बुक ज़रूर परचेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, OMR शीट्स हैं, आप लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट का अच्छा एनालिसिस इस बुक में मिल जाता है, आप देख सकते हैं। रैंकर टेस्ट, ये रैंकर टेस्ट नीट सीरीज 2024 हर सब्जेक्ट में आप लोगों को मिल जाती है। बट ये है नीट के लिए, तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का ले सकते हैं, मैथ्स की तो इसमें होगी नहीं, ठीक है ना, तो आप इनके लिए ले सकते हैं। ओके, सो यहीं पे ये खत्म होता है सेशन। अगले सेशन में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय एवरीवन।